स्केलिंग किस में से करनी है? बस 20 आउट ऑफ है। स्केलिंग अब कहाँ करनी? फायदा थोड़ी है स्केलिंग का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा ऐसा कोई नहीं है भाई, सीन इवन सही है। अभी पढ़ लेते हैं, बाद में देखेंगे, अल्लाह मालिक है। देखें भाई, चलें स्टार्ट करते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम। तो जेनेटिक एल्गोरिथम की अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है कि भाई सबसे पहला स्टेप सुनने पर दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन। पहले से ही सुन लीजिए, फिर हम उसको एक इम्प्लीमेंट भी करेंगे। फर्ज करें कि मैंने आपको एक इक्वेशन दी और उस इक्वेशन में दो अननोन है, और मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे इन दो अननोन की वैल्यूज बता दो। तो आपका जो पहला सवाल होगा वो ये होगा कि सर एक इक्वेशन है, दो अननोन है, कैसे पता चलेगा? ऐसा ही है ना सर? एक इक्वेशन है, दो अननोन है, कैसे पता चलेगा? तो कोई तरीका है आपके पास? कोई सॉल्यूशन है कि आप इसमें दो अननोन की वैल्यूज बता दें एक इक्वेशन से? एनीवन? जी, कोई भी तरीका सपोज कर लेंगे, ठीक है ना? तो बस यही करते हैं इसे। बिल्कुल, जब इस तरह से कुछ नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगा, मैं सपोज कर लूंगा। तो मैं सपोज क्या करूंगा, मैं सपोज करूंगा भाई मेरा आंसर है एक्स और वाई, यही मेरे पॉसिबल आंसर है। तो जेनेटिक एल्गोरिथम की असम्पशन ये है कि जो आपका पॉसिबल आंसर होता है, आप उसके शुरू में सपोजिशन कर लेते हैं कुछ नंबर ऑफ आंसर्स। मतलब क्या है, मैंने कहा भाई फर्ज करो मेरा आंसर 1 और 2 आ रहा है, सपोजिशन है ये। फर्ज करो मेरा आंसर आ रहा है -3 एंड 5। फर्ज करो मेरा आंसर आ रहा है। देखें, जेनेटिक एल्गोरिथम की असम्पशन ये है कि जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसके जो पॉसिबल आंसर है उनको सपोज कर सकते हैं। 12, जैसे मैंने लिखा 12 -7, जैसे मैंने लिखा 11 7, और जैसे मैंने एक और लिख लिया -3 -9। ये मैंने सपोज कर लिया। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर दो चीजें हमारे दिमाग में। वो दो चीजें क्या हैं? पहले तो आप ये बताइए सर आपने 5 आंसर क्यों सपोज किए? तो देखें, सपोजिशन का ताल्लुक इस चीज से है कि आप बस 5 सपोज कर लें, जरूरी नहीं 5 करें, आप 10 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या है कि आपने सपोजिशन करनी है। जो चीज आपका आंसर है उसको सपोज कर लें। फर्स्ट करें मेरा आंसर होता है एक्स वाई जेड, तो मैं क्या करता? एक्स वाई जेड के आंसर सपोज करता। सही है? तो मेरा पहला स्टेप ये होता है कि मैं अपने आंसर को सपोज करता हूँ। इज इट क्लियर? अब वो कितने करने हैं ये सब कुछ आपके हाथ में, आपकी मर्जी है। आप 4 करें, 6 करें, 10 करें, ये डिपेंड करता है। डेफिनेटली जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं तो आप ज्यादा सपोज करते हैं, सही है? लेकिन चूंकि हम हाथ से काम कर रहे हैं तो हमने कम सपोज किए हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो आपका पहला स्टेप ये होता है कि आप सपोजिशन करते हैं। अच्छा, फिर दूसरा स्टेप क्या होता है आपका? अच्छा, यहां मैं फिर कह रहा हूं, अपने दिमाग में ये बात याद रख लीजिए कि बार बार मैं एक बात रिपीट कर रहा हूं कि सर कोई मुझसे ये ना पूछे सर आपने 5 क्यों सपोज किया आंसर। आप 10 भी कर सकते थे, आप 15 भी कर सकते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप वही चीज सपोज करेंगे जो आपका आंसर है। इज इट क्लियर? फर्स्ट करें मेरा आंसर होता है एक्स ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो मैं ए बी सी डी सपोज करता। फर्स्ट करें मेरा आंसर होता कोई स्लोप, कोई स्लोप, कोई कांस्टेंट, तो वो मैं सपोज करता। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला मेरा स्टेप ये होता है, इस इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं बता रहा मैं, एक ऐसी जर्नल गिवन है मुझे। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक्स और वाई मिल जाए। मैं इसको लेके नहीं चल रहा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा था। तो ये पहला स्टेप होता है जेनेटिक एल्गोरिथम में, इसे आप कहते हैं पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन। क्या कहते हैं आप? पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन। ये देखें, ये पहला स्टेप होता है पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन। अब ये आपने खुद सपोज करनी होती है, आप चाहे रैंडमली कर लें, कोई फंक्शन कॉल कर लें रैंडम का, ये पॉपुलेशन को आपने खुद इनिशियलाइज करना होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन कितनी तरह की होती है, ये अलग अलग है। ये बाइनरी भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा।
ठीक है, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं आगे की चीजें बता रहा हूँ। अब वापस आते हैं पीछे वाली डायग्राम पे, मतलब पीछे वाली स्क्रीन पे। और जो पॉपुलेशन इनिशियलाइज हम कर रहे हैं, ये देखें, वो जरूरी नहीं है कि इस तरह की हो सकता है आप बाइनरी हो देखें। तो जितने भी आपने सपोज किए हैं उसमें से कोई एक कहलाएगा, मतलब एक को पिक कर लें तो ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये तीसरा क्रोमोसोम है, ये चौथा क्रोमोसोम है, ये पांचवा। तो ये सारे क्रोमोसोम कहलाते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल है, ये बायोलॉजिकल एल्गोरिथम इंस्पिरेशन से बना हुआ है। तो ये सारे क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रोमोसोम्स। ठीक है, पूरी पॉपुलेशन कहलाती है, उसमें से कोई एक आंसर क्या कहलाता है? क्रोमोसोम्स। ठीक है, उसमें से कोई एक आंसर क्या कहलाता है? क्रोमोसोम्स। और उस आंसर में से कोई एक चीज क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। और उस जीन की वैल्यू क्या कहलाती है? एलील। तो खैर जीन और एलील का तो हमें काम नहीं है, क्रोमोसोम्स तक काफी है कि एक आंसर क्या कहलाता है? क्रोमोसोम कहलाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो हमने 5 क्रोमोसोम सपोज कर लिए, हमने 5 क्रोमोसोम सपोज कर लिए। हम 10 भी कर सकते थे, 15 भी कर सकते थे, इट डिपेंड्स। हमने ये क्यों सपोज किया? क्योंकि हमारा आंसर जो था वो एक्स और वाई ही था। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अब अब आप लोग मुझे बताएंगे कि सर ये जो हमने 5 आंसर सपोज किए हैं, इन 5 आंसर में से कौन सा आंसर बेहतर है, कौन सा आंसर बेहतर नहीं है, इसका क्या क्राइटेरिया है? क्या आप कोई क्राइटेरिया बता सकते हैं कि सर ये जो मैंने 5 आंसर सपोज किए हैं, इन 5 आंसर में से कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है? मतलब एक चीज को दूसरे से डिफरेंशिएट करना है कि ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है। तो कोई तरीका है इस वाले क्वेश्चन के अंदर कि मैं बोल सकूं कि 1 2 बेहतर है, -3 5 बेहतर नहीं है? कोई तरीका है बेटा? आप सबको आता है? अब सबको आता है, आप सबको पता है ये बात? अच्छा मुझे बताइए कि मेरा आंसर अगर होगा तो क्या होगा? वैल्यूज पुट करेंगे, मोहतशिम बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। वैल्यूज पुट करके देखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड जितना जीरो से करीब आ रही होगी उतना ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, छोटी बड़ी वैल्यू का नहीं है यूसुफ, तुम गलत सोच रहे हो। ठीक है भाई, आपका अगर कोई एक्स वाई का ग्रुप आंसर है तो आपको कैसे पता चलेगा? आप बोलेंगे सर एक्स वाई पुट करें, अगर आंसर 0 आ जाए तो वो आंसर है, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही है ना? मैं आपसे कह रहा हूँ -3 -9 इसका आंसर है, तो कैसे आप पता चला? आप बोलेंगे सर -3 एक्स की जगह पे पुट करें, -9 वाई की जगह पे पुट करें, और देखें 0 आ रहा है तो फिर ये इसका आंसर है, ऐसे ही पता चलेगा। तो मैं बारी बारी सबको पुट करूं और ये देखूंगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो फर्ज कर लें कि मैंने 1 2 पुट किया तो आंसर आ गया 12। अगर ये आंसर होता तो क्या आता? 0, लेकिन आंसर क्या आ गया? 12। सपोज कर रहा हूं मैं, मैंने -3 5 पुट किया तो आंसर आ गया -5। मैंने 12 -7 पुट किया तो फर्ज करें आंसर आ गया -9। सपोजिशन कर रहा हूँ, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। फर्ज करें 11 7 पुट किया तो आंसर आ गया 3। और -3 -9 पुट किया तो आंसर आ गया -3 -9 पुट किया तो फर्ज करें आंसर आ गया 1। ठीक है, अब ये कहलाती है चीज फिटनेस फंक्शन कैलकुलेशन। सेकेंड स्टेप क्या कहलाता है? आपने पॉपुलेशन इनिशियलाइज की, अपने पॉपुलेशन इनिशियलाइज की, उसके बाद आप प्रॉब्लम देखते हुए उसका कोई फिटनेस फंक्शन डिसाइड करते हैं। जैसे कि आपने ए स्टार में ह्यूरिस्टिक निकालना होता था कि भाई कोई चीज मेरी हेल्प कर रही हो कि ये आंसर बेहतर है, ये आंसर बेहतर है, तो यहाँ पर आपने उसका नाम रखा हुआ है फिटनेस फंक्शन। फिटनेस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? कि हाउ गुड द गिवन क्रोमोसोम्स फॉर द गिवन सिनेरियो। मतलब हाउ गुड द गिवन क्रोमोसोम फॉर द गिवन सिनेरियो, ये जो हमने क्रोमोसोम सपोज किए हैं ये कितना बेहतर है इस क्वेश्चन के लिए। अब मैं बता सकता हूं कि भाई सर मुझे सबसे ज्यादा बेहतर ये लग रहा है, सर ये लग रहा है, और ये लग रहा है। फर्स्ट करिए मैंने टॉप 3 चूज किए हैं, तो ये मुझे 3 बेहतर लग रहे हैं, बाकी जो 2 बेहतर नहीं है एज कंपेयर टू 3 अदर्स। ऐसा ही है? ये बात समझ में आ रही है? फिटनेस फंक्शन क्या है कि एक आंसर दूसरे से बेहतर क्यों है, कोई ऐसा रीजन। तो हर प्रॉब्लम का ये अलग होगा। इज इट क्लियर? प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम क्या होगा? ये अलग होगा। ये बात समझ में आ गई? हर प्रॉब्लम का फिटनेस फंक्शन अलग होगा। तो अभी जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं वो प्रॉब्लम हम कर रहे हैं ये इक्वेशन वाली, तो इसका फिटनेस फंक्शन ये हमने डिसाइड किया। कोई और प्रॉब्लम होगी तो उसका फिटनेस फंक्शन कोई और होगा, कोई और प्रॉब्लम होगी तो उसका फिटनेस फंक्शन कोई और होगा। तो टोटल ये अलग अलग है, तो अपने दिमाग में ये नहीं बिठा लीजिएगा कि हर इक्वेशन के लिए ये होगा। सही है, आगे बढ़ते हैं।
सेकंड और थर्ड, सेकंड स्टेप समझ में आ गया। अब यहां पर चूंकि आपने शुरू में 5 सपोज किए थे, तो ये कहते हैं कि इन 5 में से आप कुछ बेहतर चूज कर लें। मतलब जैसे मैंने 3 सपोज किए हैं, तो आपकी मर्जी, आप 4 सपोज कर लें या 2 सपोज कर लें। हमने कुछ बेहतर सपोज करने, मतलब इन 5 में से फर्ज करें मैंने 50 सपोज किए हैं, तो मैं 50 में से 10 टॉप के निकाल लूंगा। या मैंने 5 सपोज किए हैं, तो मैं ऐसे ही 3 निकाल लिए। जरूरी नहीं है 3 निकालें, आप 2 भी निकाल सकते हैं, आप 4 भी निकाल सकते हैं। तो फिटनेस फंक्शन ये बताता है कि जो आपने 5 या 50 या 10 आंसर सपोज किए थे, उनमें से बेहतर कौन कौन से हैं, तो उसमें से एक सर्टेन नंबर आप चूज कर लें। यहाँ मैं कितने सपोज कर रहा हूँ? 3। अब ये चीज है क्रॉस ओवर और म्यूटेशन, ये फिलहाल थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ, 5 मिनट में। फॉर द टाइम बिंग आप ये सपोज कर लीजिए कि क्रॉस ओवर और म्यूटेशन जो है वो इन आंसर्स की मदद से नए आंसर बनाने का तरीका है। जो जेनेटिक एल्गोरिथम की बेसिक असम्पशन है कि पेरेंट के अंदर, जी फिटनेस फंक्शन देखें यूसुफ, जब आप एआई पढ़ रहे होते हैं, मशीन लर्निंग पढ़ रहे होते हैं, जो प्रॉब्लम आपको दी जाती है उसको समझना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जाम, मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ। जब तक आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको खुद समझें, उसमें क्या क्या चीजें हैं आपके लिए बेहतर है और क्या क्या चीज आपके लिए बेहतर नहीं है, वो सारी आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि एजेंट बनाते हुए आप पीस डिस्क्रिप्शन खुद डिफाइन कर रहे हैं, कोई आपको आके नहीं बता रहा कि पीस डिस्क्रिप्शन क्या है। तो इसी तरीके से किसी प्रॉब्लम को समझना भी आपकी जिम्मेदारी है। इज इट क्लियर? तो क्रॉस ओवर और म्यूटेशन क्या है कि पुराने आंसर्स की मदद से नए आंसर बनाने। पुराने आंसर कौन से? जो बेहतर थे। देखिए इन 5 में से 3 बेहतर हैं, तो इन 3 की मदद से, ये -3 5 11 7 और -3 9 की मदद से मैं क्रॉस ओवर और म्यूटेशन लगा के कुछ नए आंसर बनाने की कोशिश करूंगा। तो सपोजिशन क्या है? चूंकि ये बेहतर थे, तो इनसे जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? बेहतर होगा। फॉर द टाइम बिंग आप ये सपोज कर लीजिए कि क्रॉस ओवर और म्यूटेशन की मदद से हम नए आंसर बना सकते हैं। अब वो कितने बनाने हैं आपने, वो भी आप पे डिपेंड करता है। आप 5 के बाद 5 और बना लें, अब 5 से 3 बना लें, 5 से 4 बना लें। देखें मैं सपोज कर रहा हूं कि मैंने 5 और बना लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्रॉस ओवर और म्यूटेशन यूज करके हमने 5 आंसर और बना लिए। मैं भी सिखा रहा हूं आपको थोड़ी देर में कि कैसे बनते हैं। अब आपके पास टोटल कितने लोग हो गए? अब आपके पास टोटल कितने लोग हो गए? अब आपके पास टोटल कितने आंसर हो गए जी? शुरू कितने से किया था? 5 से। हाँ बिल्कुल 10 होगा। शुरू कितने से किया था? 5 से। आपने 5 और बना लिए फर्ज करें, तो अब कितने होगा आपके पास? 10, ठीक है, ये 10 हो गए। अब इनको दोबारा से कितने पे लेके जाना है आपने? दोबारा से कितने पे लेके जाना है? 5 पे। अब इन 5 कौन से होंगे, उनको सिलेक्ट करने का तरीका कहलाता है सर्वाइवर सिलेक्शन। भाई अगर मैं आपसे क्लास में आके पूछूंगा मुझे 5 स्टूडेंट चाहिए, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है 5 स्टूडेंट को चूज करने का? जीपीए। तो आप स्टूडेंट है तो आपकी क्लास में परफॉर्मेंस जीपीए, तो फिटनेस फंक्शन क्या है आपका? जीपीए। अगर जीपीए नहीं है आपकी, आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, तो मैं बोलूंगा भाई जो टाइम पे आ रहे हैं 5 वो बच्चे, या कोई टेस्ट ले लूँ, कोई क्विज ले लूँ। तो यहाँ पर मैं 10 को दोबारा से 5 पे लेके आऊंगा, ये तरीका कहलाता है सर्वाइवर सिलेक्शन। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। सर्वाइवर सिलेक्शन को दोबारा से 5 पे ले आया, डेफिनेटली ये जो 5 आए इनमें से भी कुछ इधर आएंगे। फिर हम ये देखेंगे इनमें से कोई हमारा आंसर है, अगर हमारा आंसर नहीं है तो हम दोबारा जाएंगे। फिर इन नए जो हमने 5 रह गए सिस्टम में, इनकी फिटनेस फंक्शन कैलकुलेट करके इन 5 में से दोबारा से 3 चूज करके दोबारा से क्रॉस ओवर म्यूटेशन लगा के ये काम करते रहेंगे अनटिल और अनलेस हमें हमारा आंसर नहीं मिल जाता। ये पूरा जेनेटिक एल्गोरिथम का प्रोसीजर है। अब हम इसको देखेंगे डिटेल में कि क्रॉसओवर क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, सर्वाइवर सिलेक्शन किस तरह से काम करता है, ये तमाम चीजें देखेंगे। क्लियर हो गई बात? ये सारी चीजें रैंडम चल रही हैं। आपने 10 सपोज करने हैं या 5 सपोज करने हैं, आप पे डिपेंड करता है। आपने 50 सपोज करने हैं 50 कर लें, आपने 40 करने हैं 40 कर लें, आपने वापस कितने पे लेके आना है, कितने चाइल्ड बनाना है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। ये मेरी इंस्ट्रक्शन नहीं होंगी, ये आपकी प्रॉब्लम बताएगी कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो अगर आप 5 से स्टार्ट कर रहे हैं इट इज ओके, लेकिन आपका सिस्टम हो सकता है आंसर ना दे, ठीक है। तो मैं इसको रेस कर रहा हूँ और मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ कि भाई इसके सारे स्टेप्स डिटेल में। तो अब आ जाते हैं सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई पॉपुलेशन इनिशियलाइज कितनी तरह से हो सकती है। तो गौर से सुनिएगा, पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम में हो सकता है आंसर हो
सपोज कर लें आपसे बोला कि भाई एक्स और वाई की वैल्यू जो है, जो अभी आप सपोज कर रहे थे, जरूरी नहीं एक्स वाई हो, इसकी रेंज है, इसकी रेंज है सिर्फ 0 से लेके 31 के दरमियान में। कोई भी सिनेरियो हो सकता है ना, मैं सपोजिशन कर रहा हूँ, और आपने नंबर सपोज करना है बाइनरी में। तो देखें 31 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट चाहिए? 5। तो ये 5 बिट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 5 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वाई को कर रहे हैं। ये क्या हो गया? ये 5 आपने सपोज किया, उसको बाइनरी में लिख दिया। ये आपने क्या सपोज किया? 1 2 4 8 16, ये 25। ये आपने 25 सपोज किया, इसको आपने बाइनरी में लिख दिया। क्यों लिखा बाइनरी में, ये भी आपको समझ में आएगा आगे जाके। क्यों लिखा बाइनरी में, ये आपको भी समझ में आएगा। अच्छा जी, तो देखें गौर से दोबारा, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी एक तरीका है पॉपुलेशन इनिशियलाइज करने का। ये पूरा एक क्रोमोसोम डिफाइन किया है मैंने। तो इस तरीके से आप कितने करेंगे? 10 कर लेंगे, 5 कर लेंगे, जितने भी आपको करने हैं। तो एक तरीका क्या है? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। दूसरा तरीका क्या है? रियल वैल्यूड रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। अब ये देखें, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लें, ये जरूरी नहीं है कि आंसर हमेशा 10 इंडेक्स का होगा। ये आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। जैसे अभी मैंने 2 इंडेक्स का लिया हुआ था, एक्स और वाई। तो इट डिपेंड, कि आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। लेकिन हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि आपका आंसर जो है वो बाइनरी भी हो सकता है, रियल वैल्यूड भी हो सकता है। लाइक आपका आंसर इंटीजर भी हो सकता है। ये देखें, ये देखें। अब इंटीजर रिप्रेजेंटेशन में हो सकता है आपको कहा जाए कि भाई एक सर्टेन नंबर हैं, वो ही रिपीट होंगे, उसके बाद नहीं होंगे। जैसे अगर आप ये एग्जाम्पल देखें गौर से, इन्होंने कहा हुआ है कि आप इनकोड कर दें 4 डिस्टेंस को। फर्स्ट करें, इन्होंने कहा कि आप अपने घर से निकले, नॉर्थ कैंपस जाना है। तो नॉर्थ कैंपस जाने के लिए आपके पास सिर्फ 4 डायरेक्शन है। 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आप 10 डायरेक्शन मैक्सिमम बताएं जिसमें यही रिपीट हो रही हो, कि इससे शॉर्टेस्ट मिलेगा। तो आपने रैंडम सपोज किया, आपने बोला मैं नॉर्थ को 1 कह देता हूँ, साउथ को 2 कह देता हूँ, ईस्ट को 3 कह देता हूँ, वेस्ट को 4। तो देखिए आपने बोला सबसे पहले मैं नॉर्थ जाऊंगा, रैंडम हो रहा है, रैंडम। नॉर्थ जाऊंगा, साउथ जाऊंगा, ईस्ट जाऊंगा, वेस्ट जाऊंगा, फिर मैं दोबारा से ईस्ट जाऊंगा, फिर मैं साउथ जाऊंगा, फिर मैं वेस्ट जाऊंगा, फिर मैं नॉर्थ जाऊंगा, फिर मैं साउथ जाऊंगा, फिर मैं नॉर्थ जाऊंगा। तो इस तरीके से मैं शायद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मेन नॉर्थ कैंपस पहुंच जाऊं। फिर एक और सपोजिशन करें, एक और सपोजिशन करें, एक और सपोजिशन करें। तो इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें जिसमें आपके पास सिर्फ एक सर्टेन नंबर रिपीट हो रहे हो, सब रिपीट ना हो रहे हो। तो सिर्फ पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन वो नहीं है जो मैंने आपको दिखाई है, इसके जरिए भी, इसके अलावा ये देखें, ये मुझे बताइए किसकी एग्जाम्पल है? ये कोई बता सकता है किसकी एग्जाम्पल है? परमुटेशन हमने जो एग्जाम्पल पढ़ी है। जी, हमने जो एग्जाम्पल की है उसमें से किसकी आवाज है?
नहीं नहीं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमने जो एआई की क्लास में कुछ एग्जाम्पल की हैं, उसमें से अगर मैं इस तरह की रिप्रेजेंटेशन करूं किसी आंसर को सपोज करने के लिए, तो परमुटेशन किस एग्जाम्पल में फिट हो रहा है? परमुटेशन का मतलब क्या है? परमुटेशन का मतलब क्या है? परमुटेशन का मतलब क्या है? देख के समझ में आ रहा है? ये परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन अगर हमने जो की हुई है, इसमें क्या चीज आपको हाईलाइट हो रही है? नहीं, देखें मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उस चीज का नाम है पॉपुलेशन इनिशियलाइज करने के डिफरेंट मेथड। तो आपने एक पढ़ा बाइनरी, एक आपने पढ़ा रियल वैल्यूड, एक आपने पढ़ा इंटीजर, और एक आप पढ़ रहे हैं परमुटेशन। इसमें क्या चीज आपको हाईलाइट हो रही है कि जो नंबर एक दफा आ गया वो दोबारा रिपीट नहीं होगा? सही कह रहा हूँ गलत? सही कह रहा हूँ गलत? सही है। तो ये 8 टाइल पजल की एग्जाम्पल है कि अगर हम 8 टाइल पजल की इनिशियल पॉपुलेशन को समझें, तो उसमें कोई अगर एक टाइल आ गया तो दोबारा आता है? वो नहीं आता। तो इसका मतलब है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है। अब मैं अगर ये वाली चीज 8 टाइल में लगा दूं, फर्ज करें मैं ये वाली चीज 8 टाइल में लगा दूं, इसमें अलाउ है, तो मुझे परमुटेशन ही लगाना पड़ेगा। जरूरी नहीं 9 तक हो, 8 तक है वो, लेकिन समझाने का मकसद ये है कि परमुटेशन की एग्जाम्पल है। तो हर केस में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सही है, आगे चलते हैं। अब देखिए, फिटनेस फंक्शन तो मैं आपको बता ही चुका हूं डिटेल में कि डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉब्लम। आसान अल्फाज में बात यह है कि इज अ फंक्शन विच टेक्स अ कैंडिडेट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस द आउटपुट हाउ फिट और हाउ गुड द सॉल्यूशन इज। मतलब वो कैंडिडेट सॉल्यूशन को एज इनपुट लेता है प्रॉब्लम के लिए, और उस प्रॉब्लम पे फिट करके देखता है आपके आंसर को कि कितना बेहतर है ये कहलाता है फिटनेस फंक्शन। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे। सही है ना? हर प्रॉब्लम पे अलग अलग डिपेंड करता है। मैं नहीं बता सकता, मैं प्रॉब्लम देखूंगा तो डिसाइड करूंगा कि इसका फिटनेस फंक्शन क्या है, और आराम से हो जाता है फिटनेस फंक्शन डिसाइड, क्योंकि उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई आंसर होगा, तो उस आंसर को निकालने का जो तरीका है वही ज्यादातर फिटनेस फंक्शन होता है। अब मैं जा रहा हूँ क्रॉस ओवर पे, तो गौर से देख लीजिएगा। क्रॉस ओवर क्या चीज है? क्रॉस ओवर ये चीज है कि भाई आपने दो आंसर्स की मदद से एक नया आंसर बनाने की कोशिश करनी। सही है? तो देखिएगा जरा, सपोज कर लीजिए कि ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ ग्रीन और ब्लू, ये आपके वो आंसर हैं जो आपने चूज किए हैं कि ये बेहतर है। सही है? ये ग्रीन वाला आंसर, सपोज कर लीजिए कि आपने चूज किया है पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन के बाद, फिटनेस फंक्शन कैलकुलेशन के बाद, कि ये बेहतर आंसर है, और ये आपने चूज किया है कि ये बेहतर आंसर है। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है कि आप नए चाइल्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1 पॉइंट क्रॉस ओवर ये कहता है कि आप इस तरीके से नया चाइल्ड बना सकते हैं। क्या किया आपने? एक एक जगह से दोनों को कट किया, इसको इसके साथ मर्ज कर दिया, इसको इसके साथ मर्ज कर दिया। हमने इन पुराने पेरेंट की मदद से दो नए चाइल्ड बना दिए जिनमें पेरेंट की प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हुई हैं। वो समझ में आ रही है ये बात? आसान सी बात है बहुत ही। अब इसमें जो चीजें हैं ना हाईलाइट करने की, वो मैं करता हूं। बिल्कुल ऐसा ही है, हाईलाइट करने की जो चीजें वो मैं करता हूं। जरूरी नहीं है ये लाइन सेंटर से कट हो। सही है? 1 पॉइंट लिखा हुआ है, ये मिड पॉइंट नहीं लिखा हुआ। हाँ, अगर आप सेंटर से कट करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है आप सेंटर से कट करें। आप यहां से भी कट कर सकते हैं, आप यहां से भी कट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखें, इन दो की मदद से आपने दो बना लिए। फर्स्ट करें इन दो की मदद से आपको चार बनाने हैं, तो अभी आपने यहां से कट किया है, दूसरे वाले में आप यहां से कट करें, उनसे भी दो चाइल्ड बना लें। तो आप बहुत सारे चाइल्ड बना सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। अजम्पशन क्या है कि पेरेंट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर हो सकती हैं। इज इट क्लियर? ये कहलाता है क्रॉस ओवर का पहला पॉइंट, जो कि 1 पॉइंट क्रॉस ओवर है। इसी तरीके से क्रॉस ओवर एक और है, वो कहलाता है मल्टी पॉइंट। क्या कहलाता है? मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट क्रॉस ओवर क्या है? मल्टी पॉइंट क्रॉस ओवर ये है कि एक से ज्यादा जगह से कट करना है। जरूरी नहीं है दो जगह हो, एक से ज्यादा जगह है, तो तीन भी हो सकती हैं। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि दो ही ले लें, लेकिन जरूरी नहीं है ये, वरना ये 2 पॉइंट लिखा होता है। ये मल्टी पॉइंट का मतलब ये है कि आप एक से ज्यादा जगह से कट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? गौर से देख लें इसे। ये बहुत आसान सी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको आने वाले 5 मिनट में, तो ये अगर आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं एक दफा गो थ्रू कर रहा हूँ।
इसी तरीके से यूनिफॉर्म क्रॉसओवर, ये यूनिफॉर्म क्रॉसओवर ये करता है कि रैंडम बिल्कुल मर्ज कर लेता है इनको, रैंडम इंडेक्स वाइज, कि भाई 0 और 5 में से कौन सा इस ग्रुप में आएगा, कौन सा इस ग्रुप में आएगा। आप एक कॉइन टॉस कर लें, आपने कहा अगर हेड आया तो 0 इस ग्रुप में, अगर टेल आया तो 5 इस ग्रुप में। हेड आ गया, हेड आ गया तो 0 को आपने इस ग्रुप में शामिल कर दिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स था वो दूसरे वाले में चला गया। ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ मेंबरशिप चेंज करते हैं ये। तो किसी को भी किसी में शामिल कर दें इंडेक्स वाइज, बिल्कुल रैंडम है ये, बिल्कुल रैंडम, बिल्कुल रैंडम है ये। मतलब ये कह लें कि ये बहुत ही ज्यादा आपके हाथ में है कि आप किसी को भी किसी के साथ शामिल कर सकते हैं। सही है। आप 0 और 5 पे कॉइन टॉस करें, एक कोई डिसीजन ले लें, अगर 0 इसमें आ गया तो 5 इसमें आएगा। फिर 1 और 8 पे कॉइन टॉस करें और डिसीजन ले लें कि 1 अगर इधर आ गया तो 8 इधर आएगा। ठीक है, बस ये इस तरीके से करना है। इसको एक दफा देख लीजिएगा, वैसे कोई मुश्किल बात नहीं है ये। अच्छा, ये आपने खुद समझना है डेविस ऑर्डर, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं इसमें टाइम ज़ाया नहीं कर रहा। ये आप देख लीजिएगा, बहुत आसान है, लेकिन इसमें ना क्लास में टाइम ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो रीडिंग असाइनमेंट है। हाँ, एक अपनी जगह पे भी रह सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगी। ये रीडिंग असाइनमेंट है आपका, ठीक है। असाइनमेंट क्या है, बस ये ऐसे ही पढ़ लेना है इसको। डेविस ऑर्डर है ये, डेविस ऑर्डर। ठीक है, डेविस ऑर्डर। अच्छा जी, अब एक सवाल ये आता है कि सर अगर क्रॉस ओवर इतना आसान है और इतना रिलायबल है तो म्यूटेशन की जरूरत क्यों है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अभी मोहतशिम जब एग्जाम्पल करवाऊंगा ना तो आपकी समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं, जब अब इनको इंटीग्रेट करेंगे ना आपस में तो आपको समझ में आएगा ये बहुत आसान सी चीज है। इसमें इतनी ज्यादा रिलैक्सेशन है कि आपकी मर्जी चल रही है, कभी आप सेंटर से कट कर सकते हैं, कभी साइड से कट कर सकते हैं, आपकी टोटल मर्जी चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, वो ये पूछना है कि चलें भाई ये इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा है क्रॉस ओवर, तो सर म्यूटेशन की जरूरत क्यों है। तो आप में से कोई बता सकता है कि क्रॉस ओवर का कोई नुकसान नजर आ रहा है आपको। चलें ये एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। क्रॉस ओवर का कोई नुकसान नजर आ रहा है जी, कोई भी नुकसान नजर आ रहा है क्रॉस ओवर का, या ऐसी कोई एग्जाम्पल हो जिसमें क्रॉस ओवर यूज ना किया जा सकता हो। ऐसी कोई एग्जाम्पल हो जिसमें क्रॉस ओवर यूज ना किया जा सकता हो। शाबाश, आवाज आ रही है मेरी। शाबाश, जल्दी बताइए, ऐसी कोई एग्जाम्पल जिसमें क्रॉस ओवर यूज ना कर सकते हो। आपके दिमाग में कोई बात है। नहीं 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 नहीं, इसका ताल्लुक इस चीज से नहीं है, आंसर ना आने का ताल्लुक इस चीज से नहीं है, वो मैं बताता हूँ क्या होता है। बहुत आसान सी बात है, आप सब आंसर कर सकते हैं, इसलिए आप सबसे पूछ रहा हूँ। अगर आप सब आंसर नहीं कर सकते तो आप लोगों से नहीं पूछता मैं ये बात। कोई ऐसी एग्जाम्पल कि जिसमें आप ये बोलें कि सर क्रॉस ओवर तो लगा ही नहीं सकते हम। ये देखें, परमुटेशन, परमुटेशन वाली एग्जाम्पल। हाँ बिल्कुल वही। फर्ज करें इस पर हमने क्रॉस ओवर लगा दिया, ठीक है, ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ठीक है, ऐसे लगा दिया। अब जब इसके चाइल्ड बनेंगे तो आपको पता है वो चाइल्ड क्या बनेंगे। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया सबकी ये। क्या अब इसके जो चाइल्ड बनेंगे सबकी समझ में आया या नहीं आया ये बात। 1 2 3 4, फिर आ गया 8 9, फिर आ गया 3 1 6, और इसमें देखें तो 2 4 5 7 6 7 8 9 6 7 8 9 आ गया रिपीटेशन। सबकी समझ में आ गई ये बात। तो देयर आर सम प्रॉब्लम्स, देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स जिसमें आप क्रॉस ओवर आप लगा ही नहीं सकते। इज इट क्लियर। ठीक है, तो ऐसी जगह पे और इसके अलावा भी आपके पास एक फैसिलिटी मौजूद है जो कि क्या कहलाती है, वो कहलाती है म्यूटेशन। क्या कहलाती है, म्यूटेशन। और म्यूटेशन भी बहुत आसान है। म्यूटेशन ये कहती है कि एक ही एग्जाम्पल के अंदर आप चीजें चेंज कर दो, मतलब एक पेरेंट से चाइल्ड बन सकता है। ये देखें, इसमें म्यूटेशन में पहली चीज है बिट फ्लिप, बिट फ्लिप, किसी भी बिट को जाके फ्लिप कर दो।
मतलब आपकी मर्जी है। इन्होंने फोर्थ बिट उठाई, 1 था, वहां क्या कर दिया 0, 1 था उसको जाके क्या कर दिया 0। तो देखें अगर पहले मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये लिखा हुआ है 5 5 के पेयर में, अगर मैं इसको देखूं ये 6 लिखा हुआ है, अब ये क्या बन गया, ये 4 बन गया। देख रहे हैं आप, नंबर ही चेंज हो गया। तो बिट फ्लिप, हमने तो नया आंसर बनाना है, तो हमें परेशान नहीं होना कि सर ये कैसे कर दिया। आपने फोर्थ बिट पकड़ी, आप थर्ड बिट पिक कर लें, फोर्थ बिट नहीं कर रहे हैं 6 कर लें, 7 कर लें, आपकी मर्जी, आप किसी भी बिट को चेंज कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि बिट हो, अगर डिजिट भी हो, फर्स्ट करें यहाँ लिखा होता 6, तो मैं अपनी लॉजिक लगा के करता, मैं बोलता 6 को भाई 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ क्या आ गया 3 आ गया। बस मुझे चेंजेस करने हैं, मैं फ्री हूं, मेरे पास फ्रीडम इतना है कि आपकी सोच है इसके अंदर, आपकी मर्जी है, आप किसी भी चीज को जाके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यू आर नॉट आफ्टर द पाथ, यू आर आफ्टर द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। कोई ये नहीं पूछेगा भाई तुमने ये 3 क्यों बना दिया, मैं बोलूंगा बस तुम्हारा ये आंसर है, इसको ले लो। क्लियर? जाहिर सी बात है, जब कोडिंग कर रहे होते हैं तो फिर आप ये नहीं करते, हाथ से नहीं करते, वो कोडिंग में रैंडमली चूज होता है। लेकिन अगर आप वैसे हाथ से कर रहे हैं तो आप तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। स्वैप म्यूटेशन देख लें, आपस में स्वैप कर दें, 2 बिट पकड़ के 2 इंडेक्स पिक करें और उनको आपस में स्वैप कर दें। ये 2 इंडेक्स कोई भी हो सकते हैं, कंजुगेटिव भी हो सकते हैं, कॉर्नर वाले भी हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। सही है, स्वैप म्यूटेशन भी एक तरीका है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल देखें, एक रेंज पिक करें, जितनी भी रेंज पिक करनी है, 4 की, 5 की, 6 की, 3 की, 2 की, उनको आपस में स्क्रैम्बल कर दें, बिल्कुल ही रैंडम उनकी पोजीशन चेंज कर दें, रैंडम। ये देखें 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल रैंडम कर दिया, बिल्कुल रैंडम। ठीक है, ये कहलाता है स्क्रैम्बल। और एक और है, वो आखिरी है, क्या है, इन्वर्जन। नाम से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इन्वर्ट कर दें, बिल्कुल इन्वर्ट, बिल्कुल इन्वर्ट कर दें। ठीक है भाई, तो ये तरीके हैं म्यूटेशन और क्रॉसओवर के, जिसके जरिए आप अपने आंसर को डिजाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आवाज आ रही है? ठीक है, तो सर्वाइवर सिलेक्शन दो तरीके के, एक कहलाता है एज बेस और एक कहलाता है फिटनेस बेस। ठीक है, बता दिया करें, मैंने पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया। एक कहलाता है फिटनेस बेस, एक कहलाता है एज बेस। तो फिटनेस बेस ही यूजुअली हम यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ एज बेस और फिटनेस बेस। देखें एज बेस क्या है, फर्ज कीजिए कि विराट कोहली जो है वो नेट पे प्रैक्टिस करने गया है, उसके कोच ने उससे कहा कि भाई तुमने 2 घंटे तक बैटिंग करनी है, सुनते रहिएगा। उसके कोच ने उससे कहा कि तुमने 2 घंटे तक बैटिंग करनी है, वो गया नेट पे, पहली बॉल पे आउट हो गया। लेकिन चूंकि उसकी टाइम लिमिट 2 घंटे की थी, तो अब वो 2 घंटे में 100 दफा आउट हो या एक भी दफा आउट ना हो, जैसे ही 2 घंटे पूरे होंगे वो नेट से बाहर आ जाएगा। वहां पर उसकी परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? वहां पर उसकी परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती। फर्स्ट कीजिए मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और क्लास में 40 स्टूडेंट बैठे हैं और सीट सारी फुल है। एक स्टूडेंट आता है और मुझे उसको एडजस्ट करना है, तो मैं क्लास में ये नहीं देखूंगा कि कौन स्टूडेंट अच्छा बैठा हुआ है, कौन स्टूडेंट बुरा बैठा हुआ है, किसकी जीपीए ज्यादा है, किसकी जीपीए कम है, कौन जल्दी आया है। मैं बोलूंगा भाई जो सबसे पुराना स्टूडेंट बैठा हुआ है क्लास में, वो क्लास से बाहर चले जाए, मुझे इनको बैठाना है। एज बेस, यहाँ पर परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती। आर यू गेटिंग मी? ये देखिएगा, यहाँ पर फिटनेस मैटर नहीं करती, सिर्फ एज मैटर करती है। तो ये बंदा 10 आइटरेशन में शामिल रह चुका है और ये बंदा 9 आइटरेशन में शामिल रह चुका है, तो ये 10 में और ये 9, अब इन दोनों को ऐड करना है सिस्टम में। तो इन दोनों को मैंने निकाल दिया क्योंकि ये बहुत पुराने हो चुके हैं, और इन दोनों को सिस्टम में शामिल कर दिया विद 0 एज, कि अभी तक ये किसी आइटरेशन में शामिल नहीं हुए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बस,
और फिर इसके बाद आ जाता है फिटनेस बेस। फिटनेस बेस क्या है? विराट कोहली गया मैच खेलने, अब वो टेस्ट मैच खेल रहा है, 3 दिन तक आउट ही नहीं हो रहा, ये फिटनेस है। कोई उसको हटा नहीं सकता वहां से, कोई उसको हटा नहीं सकता। यहाँ एज मैटर नहीं करती, यहाँ क्या मैटर करता है? फिटनेस। बहुत अच्छा खेल रहा है वो, तो वो चला गया बाहर। ठीक है, क्लास की एग्जाम्पल ले लें, क्लास में स्टूडेंट को एडजस्ट करना है, मैं बोलूंगा भाई जिसकी जीपीए सबसे कम है वो बाहर चला जाए। सही है, ये इसकी एग्जाम्पल है कि फिटनेस यहाँ पर हमारी ये कम वाली अच्छी नहीं थी, तो देखें जिसकी फिटनेस है कम वाली अच्छी नहीं है, तो हमने उसको बाहर निकाल दिया। देखें ये 1 और 0 को निकाल दिया और इनको शामिल कर दिया। सही है, तो ये 2 तरीके हैं सर्वाइवर सिलेक्शन के। अब आ जाए आखिरी चीज पर, टर्मिनेशन कंडीशन। टर्मिनेशन कंडीशन 3 तरह की है। वो 3 तरह की क्या है टर्मिनेशन कंडीशन? कि अगर आप बात करें, टर्मिनेशन कंडीशन 3 तरह की है। पहला तरीका ये है कि भाई आपका आंसर आ जाए तो आप, डेफिनेटली आपका आंसर आ जाए तो आप रुक जाएं। सही है ना? अगर आपका आंसर आ गया है तो आप रुक जाइए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो एक सर्टेन नंबर ऑफ आइट्रेशंस के बाद आप रुक जाइए। फर्ज करें मैंने 50 आइट्रेशन कर ली, मेरा आंसर नहीं आ रहा, तो मैं रुक गया, मैं दोबारा से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यूजर बोलेगा भाई मुझे तो आंसर चाहिए, तो मैं दोबारा से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। क्लियर हो रही है बात? पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो भी आप रुक सकते हैं एक सर्टेन आइट्रेशन के बाद। और इसी तरीके से अगर हम आखिरी बात करें, वो बात क्या है? वो बात यह है कि अगर आंसर भी नहीं आ रहा और इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रही आपके आंसर में, अगर आंसर भी नहीं आ रहा और इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रही आपके आंसर में, तो भी आप रुक सकते हैं। तो 3 क्राइटेरिया है। अगर आप रुकेंगे तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लें, ठीक है, और उसके बाद जो है दोबारा से स्टार्ट कर लें क्वेश्चन को। इज इट क्लियर? ये मैंने वीडियो का लिंक शेयर किया है, ये इसमें एक एग्जाम्पल समझाई हुई है मैंने, इसको कॉपी कर लीजिए जिन लोगों के पास नहीं है। ये थर्ड वाली एग्जाम्पल है लाइन फिटिंग की, इसको आपने ब्रेक में देखना है। ठीक है, 2:10 पे हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। इसको लाजमी ब्रेक में देख के आना है ताकि जेनेटिक एल्गोरिथम क्लियर हो। मैं दूसरी एग्जाम्पल करवाऊंगा आपको, क्योंकि वीडियो में मौजूद नहीं है, तो ये आपने देख के आनी है। ठीक है, सही है, ये लाजमी देख के आनी है। मैं इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछूंगा ताकि मुझे वेरीफाई हो कि आपने देखी या नहीं देखी। हाँ यार, निकाल निकाल के देख लो, कैलकुलेशन तो तुम बाद में भी देख लोगे। ठीक है, तो तुम ये देख लो कि बस तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि काम कैसे कर रहा है। मैंने 2 आइट्रेशन ही की हुई है बस उसमें। सही है। अरे भाई ब्रेक का क्या करना, घर में हो क्या समोसे खाने कैफे में? निकाल निकाल के देख लो वीडियो, जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसको स्किप कर देना। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, ये इंक्लूड है। ठीक है, चलें फिर इंशाल्लाह 2:10 पे मुलाकात होती है।